गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। अच्छा, तो आज की जो हमारी क्लास है आई थिंक वो यूट्यूब पर भी लाइव हो रही है, तो सभी का वेलकम। उन सब के लिए मैं बता दूं कि बेसिकली ये जो हमारी क्लास है इस ये सम वॉट एक तरह का क्रैश कोर्स टाइप का आप कह सकते हो। एक छोटे से टाइम में अराउंड 45 डेज में हम जेई मेंस की कैसे अच्छी से अच्छी तैयारी करें, वो पर्टिकुलरली इस कोर्स में हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो टाइम कम है और इस कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है वो हमारी एक कोशिश है। स्पेशली ये जो क्लासेस हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसका किसी कारण से या तो कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अच्छी तरह से कवर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में हम मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस इसमें हो चुकी है और बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो भी अगर कोई नया स्टूडेंट है तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं हम। तो इसमें मैं आपको बता दूं, हर लेक्चर में हम एक चैप्टर लेते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि जेई मेंस में आए हैं, जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको यहाँ पर थ्योरी बताता हूँ। यानी क्वेश्चंस क्वेश्चंस के साथ थ्योरी, ये हम करते हैं ताकि जो क्वेश्चन थ्योरी एक तो चैप्टर की पूरी कवर हो जाए, और जो थ्योरी हम कवर कर रहे हैं उसके साथ ही उसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और प्रैक्टिस स्पेशली हम उन क्वेश्चंस की कर रहे हैं जिन पर जेई मेंस में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप जेई मेंस के पिछले 5 सालों के जितने भी पीवाईक्यूज है उन सबको देखोगे तो उसमें से 70% पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, हर एक क्वेश्चंस की तरह ही कम से कम 3 4 5 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुके हैं। यानी एक क्वेश्चन जो मैंने लिया एग्जैक्टली उसी तरह का, बस डेटा थोड़े इधर उधर होते हैं, उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुके होते हैं। तो फायदा ये होगा कि आपको इतने सारे पीवाईक्यूज नहीं करने पड़ेंगे। बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखो तो टोटल 2023 की भी मैं बात करूं, 24 को हटा देता हूं, 24 को अगर मैं हटा देता हूं तो 2023 तक भी अगर हम बात करें तो 102 पेपर्स हो चुके हैं। इतने सारे पेपर्स हो चुके हैं, और इतने सारे पेपर्स में से अगर आप सारे क्वेश्चंस करने चाहो तो नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमें उनमें से कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट करने होंगे। अब सेलेक्ट कौन से क्वेश्चंस करें, तो आप देखिए कि एक ही कॉन्सेप्ट पर बार बार क्वेश्चन आ रहे, तो सारे क्वेश्चंस करने का कोई सेंस नहीं बनता, ना हमारे पास इतना टाइम होता है। तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन हम करें या दो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर हम कवर करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा टारगेट है। और इससे पहले मैंने थर्मोकेमिस्ट्री करवाया था, थर्मोकेमिस्ट्री हमने कवर किया था। और आज का हमारा टारगेट है थर केमिकल इक्विलिब्रियम। इवन हर क्लास में मैं कुछ होमवर्क भी देता हूँ हर चैप्टर से रिलेटेड। जैसे आज केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा हूँ तो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। तो आज की क्लास में हमें थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन भी करना है, पर चलिए वो थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन जो है वो हम बाद में करेंगे। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम ले लेते हैं और फिर डिस्कशन जो है वो लास्ट में जाके करेंगे। लास्ट के आई थिंक 15 मिनट्स में वो फिजिक्स थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम और फिर थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन। बात समझ में आ गई होगी? नहीं आदित्य, ऐसा नहीं है, सारी क्लासेस यूट्यूब पर होगी, ऐसा कुछ नहीं है, फॉर ए चेंज। ठीक है, चलिए तो आई थिंक बड़े आगे केमिकल इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेसिकली केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, इन दोनों चैप्टर्स को आप कंबाइन कर सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में ये एक ही है। अनुष्का का कहना है डीपीपी 8 अपलोड नहीं हुई, ऐसा नहीं है, क्या बात कर रहे हो? बताओ बताओ यार, मैं चेक कर लेता हूँ।
चलिए अभी चेक करना पड़ेगा कि हुआ या नहीं हुआ है। अच्छा नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए अभी 8 और 9 दोनों एक साथ करवाऊंगा मैं। 8 भी करवा दूंगा, 9 भी करवा दूंगा, तो दोनों नेक्स्ट क्लास में हम न, दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम आप एक ही चैप्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। जेई मेंस में के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हल्का सा थ्योरी पार्ट एक समरी बता देता हूँ। समरी में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। हमें पता है कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होती है, एक रिएक्शन थोड़ी देर के बाद सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। लेट से ये कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, थोड़ी देर के बाद ये सिस्टम एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम क्या बोल सकते हैं आप? एट इक्विलिब्रियम जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी भी रिएक्शन हो रही होती है, रिएक्टेंट अभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो इस तरह से होता है कि फॉरवर्ड रेट किसके बराबर होती है? बैकवर्ड रेट के बराबर होती है, जिसे हम कहते हैं कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कारण रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाती है। तो ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। दूसरा एक और इक्विलिब्रियम की अगर आप बात करो तो एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे आपकी टेबल पर एक पेन रखा हुआ है, पेन रखा हुआ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। लेकिन केमिकल रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ेगा, तब दिखेगा। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसा चेंज होता है। तो फॉरवर्ड रेट इक्वल्स टू बैकवर्ड रेट। और यहाँ पर दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं। ये जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, हम कहते हैं कि किसी भी डायरेक्शन से अचीव कर सकते हो, रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बनेंगे। और एक कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई चेंज नहीं होता। मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट का? अगर लेट से पहले 30% रिएक्शन होने पर इक्विलिब्रियम आ रहा था, तो कैटलिस्ट यूज करने पर भी 30% पर ही इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन उसमें लगने वाला जो टाइम है वो कम हो जाता है। अब उतना टाइम नहीं लगेगा। मान लो पहले 10 आवर्स में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था, तो अब हो सकता है 5 आवर्स में, 2 आवर्स में टाइम कम हो जाता है, ये आप कह सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब एट इक्विलिब्रियम जब आता है तो लेट से ये कोई अगर केमिकल रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए कन्वर्टिंग इनटू बी मोल्स ऑफ बी, तो इसके लिए एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आई थिंक सबको पता है, एक तो केसी डिफाइन होगा, और क्या डिफाइन होगा? केपी डिफाइन होगा, इसकी पावर ए। अगर आप इसके लिए केपी का एक्सप्रेशन लिखते हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए। इनकी यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये ज़्यादातर मोल्स पर लीटर में पुट करते हैं, और ये ज़्यादातर हम प्रेशर एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्रेशर पास्कल में भी पुट किया जा सकता है, प्रेशर बार में भी किया जा सकता है। यहाँ कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में भी कर सकते हो, मोल्स पर मीटर क्यूब में भी कर सकते हो। केसी और केपी ज़्यादातर यही दो टर्म्स डिफाइन होती है, और इन दोनों में एक रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए। अगर हमें केसी पता है तो इससे हम केपी फाइंड आउट कर सकते हैं, या केपी पता है तो केसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो फॉर्मूला होता है आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर ये केपी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी? कमेंट बॉक्स में लिखो आर की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? आर की वैल्यू क्या पुट करोगे? यस, जल्दी से बताइए। 8.314।
जूल वाली, श्योर। यहां पर मैं लिख रहा हूं के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो ज़्यादातर मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये हम जो यूज़ करते हैं वो 0.0821 यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो केसी होता है वो ज़्यादातर मोल्स पर लीटर में होता है। इसकी यूनिट जो भी पावर जो भी होगी वो डिपेंड करेगा डेल्टा एन जी। और केपी की जो यूनिट्स होती है वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में होती है। तो आर की जो वैल्यू होती है वो 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। अगर आप 8.314 यूज कर रहे हो तो फिर ये जो केसी होना चाहिए ये मोल्स पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, जो कि बहुत कम होता है। और केपी जो है वो फिर किस में होना चाहिए? पास्कल में होता है। तो ज्यादातर हम 0.0821 ही यूज करते हैं, 8.314 यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। अच्छा, और बताइए केपी और केसी में से बड़ा कौन होगा? ये किस पर डिपेंड करता है? अगर मैं आपसे कह दूं डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, तो कौन ज्यादा होगा, केपी या केसी? यस, विच इज बिगर? केपी की वैल्यू ज्यादा होगी। बिल्कुल सही कहा। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। और अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो केपी विल बी लेस देन केसी। और अगर डेल्टा एन जी जीरो है तो के पी इक्वल्स टू के सी। वैसे यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूं, वैसे मोस्टली यहाँ पर हमने माना हुआ है इन सारे केसेस में आर टी इज ग्रेटर देन वन, जो कि होता ही है। क्योंकि आर टी की वैल्यू वन के बराबर 12 केल्विन पर आती है। अगर टेम्परेचर 12 केल्विन से ज़्यादा है तो आर टी की वैल्यू वन से ज़्यादा ही होगी। तो ये हमेशा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। के पी क्या होता है वो पता होना चाहिए, केसी क्या होता है वो पता होना चाहिए। और ध्यान रखना ये क्या लिखा मैंने, जब इक्विलिब्रियम आएगा, ये कब लिखा जाता है? एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन का जो ये रेशियो होता है वो केसी के बराबर होता है। प्रेशर का जो रेशियो होता है वो केपी के बराबर होता है। और यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर कोई भी सॉलिड अगर है तो वो केपी या केसी के एक्सप्रेशन में अपियर नहीं होता है। सॉलिड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट, इनको आप एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हो। गैसेस है या कोई आयन है या कोई सॉल्यूट है, उन्हीं को केपी या केसी के एक्सप्रेशन में लिखा जाता है। राइट। इस चैप्टर में थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम थ्योरी है। थ्योरी इतनी है, ज़्यादा कहा जाए तो जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। उसके अलावा अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी रिएक्शन को आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो के स्क्वायर ऐसे चेंज हो जाता है। अगर मैं उस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देता हूं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। अगर दो रिएक्शंस को आप ऐड करते हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। राइट। फर्दर यहां पर या अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब मेनली चीज आती है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं केसी और केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है। अब ये सब क्वेश्चन से ही ज्यादा बातें समझ में आएगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी चलिए, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, A+2B कन्वर्टिंग इनटू C। लेट से किसी कंटेनर में आपने इसके A मोल्स डाले, इसके B मोल्स डाले, C के 0 मोल्स। अब अगर ये केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, इसके X मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे? 2x। और इसके कितने बनेंगे? x। मान लेते हैं कंटेनर का वॉल्यूम कितने लीटर है? v लीटर। तो केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? केसी के एक्सप्रेशन में क्या आती है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, हाँ या ना? तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? x। अब मैं इसको थोड़ा अलग तरह से लिख रहा हूं, सभी को एक साथ अलग अलग डिवाइड ना करके। C के मोल्स डिवाइडेड बाय A के मोल्स, लेकिन B के मोल्स का क्या हो जाना चाहिए? स्क्वायर, क्योंकि B का कोफिशिएंट कितना है? 2 इंटू 1/V की पावर प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1
-1 -2, ये किसका एक्सप्रेशन लिख दिया हमने? केसी का। लेकिन यही अगर केपी का एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखोगे? मोल्स वाली चीज तो वैसे ही लिखोगे जैसे पहले लिख रहे थे, a-x b-2x का होल स्क्वायर। लेकिन जब केपी का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इसमें टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, जितनी भी गैसेज हैं उन सब के मोल्स, a+b-2x, सॉरी हाँ, a+b-2x, फिर से वही पावर 1 - 1 - 2। देखो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका, बेसिकली केपी के केस में हम क्या लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो उन्हीं को मैंने रीअरेंज कर दिया, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या होगा? x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स a+b-2x इंटू पीटी। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो चाहो तो आप ऐसे भी कह सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन। और केपी के केस में कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या आ जाता है? पार्शियल प्रेशर। लेकिन देखिए ये बेसिक चीज है, क्वेश्चंस करने पर ही समझ में आता है कि किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चंस करते वक्त हम कुछ अप्रोक्सीमेशन भी करते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आप सबको पता है कि क्या अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। स्पेशली लेट्स से ये कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, a+b कन्वर्टिंग इनटू c। यहाँ पर मान लेता हूं कि इसके कुछ मोल्स हैं, लेट्स से इसकी कंसंट्रेशन है c, इसमें से ये x बनता है, ये x बनता है, तो kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये कंसंट्रेशन ही ध्यान रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो अब वॉल्यूम से अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन c-x। अब क्वेश्चन में आपको केसी का डेटा दे रखा होगा, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी होगी, दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, क्या इस x को नेग्लेक्ट कर दें c के रेस्पेक्ट में, या क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें। क्योंकि x को नेग्लेक्ट कर देते हो तो फिर केवल स्क्वायर रूट लेना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बट ये नहीं पता चलता कि कब नेग्लेक्ट करना है कब नहीं करना है, बता सकते हो कोई? ये x कब नेग्लेक्ट होगा विथ रेस्पेक्ट टू c और कब नहीं होगा? यस बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी से। कोई कंडीशन सी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा किसे कहेंगे? मुझे कमेंट दिख रहे हैं, विवेक सोनी ने कहा है। कौन सी नेग्लेक्शन थ्योरी कौन सी है बताइए? व्हेन x इज स्मॉलर, x की वैल्यू तो निकालनी है हमें, x की वैल्यू नहीं पता तो कैसे पता चलेगा? और ये 0.5 कहाँ से आया? हाँ, प्रिंस ने इधर आंसर लिखा है, प्रिंस केवल केसी से डिसाइड हो जाएगा क्या? अच्छा, ऑस्टवाल्ड क्या बताएगा भाई? ऑस्टवाल्ड डिसाइड करेगा, ऑस्टवाल्ड से पूछने जाएं? आधी अधूरी लिख रहे हो? हाँ, अब किसी ने लिखी है, मयंक ने एक कंडीशन लिखी है, बिल्कुल सही मयंक, वेरी गुड। मयंक ने कंडीशन लिखी है जो कि सही। अच्छा, अनुष्का डिसोसिएशन ज्यादा हो तो एक्स नेग्लेक्ट होगा, भाई ये तो उल्टा हो गया। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर के सी अपॉन सी इज लेस देन इक्वल्स टू 10⁻³ ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है, इसका मतलब x इज वेरी वेरी लेस देन c, x कैन बी नेग्लेक्टेड। तभी आप x को नेग्लेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप x को c के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, फिर आपको क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना? अभिनव सिंह कह रहा सर याद क्यों नहीं रहता है? ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, कब नेग्लेक्ट करना है वो मैंने यहां पर आपको बता दिया। चलो क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन दे देता हूं। A कन्वर्टिंग इनटू B+C, 1 मोल वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 10⁴ लीटर, और इसका Kc भी दे रखा है 10⁻⁻⁴। ठीक है, आपको क्या बताना है? क्वेश्चन है फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी।
बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी एट इक्विलिब्रियम? क्वेश्चन आएगा तो हर्षित केसी तो दे ही रखा होगा यार। सर प्लीज जेई 2025 का डाउट सॉल्विंग प्लस मेंटोरशिप का एक पेज। बेटा बेच ही आएगा पूरा 2025 का 12th का बैच ऑलरेडी, विजेता 1, विजेता 2। यस, कर सकते हो ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मेनली क्वेश्चन उसी पॉइंट पर है कि एक्स को नेग्लेक्ट करना है या नहीं करना है। ध्यान रखना ये 1 मोल है, ये कॉन्सेंट्रेशन है 10, इसे ये वॉल्यूम दे रखा है, केसी की वैल्यू दे रखी है, और आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम पर बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। इक्विलिब्रियम पर बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? हर्षित का आंसर आया है। हर्षित ने, आई थिंक हर्षित ने एक्स को नेग्लेक्ट कर दिया, राइट? क्या नेग्लेक्ट कर देंगे? बताइए जी, बताइए। भवानी शंकर जी का भी आंसर आया है। भवानी शंकर जी का आंसर भी आया है, लेकिन अभी चेक करना पड़ेगा। देखो 11th का जिसका बैकलॉग है, कमेंट कुछ आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, एक विजेता 2 कोर्स हमने लॉन्च किया था, उसकी क्लासेस अभी भी चल रही है। कम टाइम में 11th को कवर किया है जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो जो भी 11th के बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है विजेता 2 कोर्स। उसमें लेकिन कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, तो वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, और जो लाइव चल रहे हैं वो लाइव देख सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन है 11th में जिसका भी बैकलॉग अगर है तो। ठीक है। हाँ, हर्षित कह रहा है कि सर नेग्लेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये 1 मोल है, वॉल्यूम 10 लीटर है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए 1/10⁴ ये, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁻⁴। ये हमारी एक तरह से क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ? सी। तो अब 10⁻⁻⁴ माइनस एक्स, बी की कंसंट्रेशन एक्स, सी की कंसंट्रेशन बी एक्स। केसी का एक्सप्रेशन अगर हम लिखते हैं तो एक्स, यहाँ पर ध्यान रखना क्योंकि ऑलरेडी अब वॉल्यूम नहीं आएगा, वॉल्यूम से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻⁴ माइनस एक्स। केसी की वैल्यू दे रखी 10⁻⁻⁴। अगर मैं केसी अपॉन कंसंट्रेशन करता हूं तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁴ अपॉन 10⁻⁻⁴, विच इज 1, जो कि 10⁻³ से बहुत ज्यादा है। यानी यहां पर इस x को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। x² प्लस 10⁻⁻⁴x माइनस 10⁻⁻8। यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लिया है, वो आप लोग देख लेना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आती है √5 - 1 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2, जिसको सॉल्व करने पर 0.62 लगभग इसी तरह से डाटा आएगा। ये फाइनल आंसर आता है। और यही अगर आप x को नेग्लेक्ट कर देते हो तो आपका x की वैल्यू आती है 10⁻⁻⁴। अनुष्का बिल्कुल सही है। तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चंस करते वक्त। ये मैंने आपको यहाँ बताया है। तो अब चलिए, ये जो कुछ थ्योरी मैंने बताई है, उस थ्योरी पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी भी थ्योरी यहाँ पर हमने ली है, उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ।
देखिए ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी दे रखा है, बी प्लस सी से पी बन रहा है, तो यहां पर ये डेटा दे रखा है, ये K1 और B प्लस सी कन्वर्टिंग इनटू P, ये K2। पूछा गया कि जब A कन्वर्टिंग इनटू P अगर ये रिएक्शन है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। आई थिंक बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रिएक्शन आ जाएगी, और जब भी दो रिएक्शंस को हम ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, आंसर इज डी, डेली आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, ये डेली इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, वैसे बहुत आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन पर आते हैं, एक और क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए, आप लोग पहले सॉल्व करिए। रिएक्शन दे रखी है x प्लस वाई कन्वर्टिंग इंटू 2z, x के इतने मोल्स है, y के इतने मोल्स है, z के भी मोल्स दे रखे हैं इन 1 लीटर वेसल and allowed to react at equilibrium concentration of Z was found to this much। आपको बताना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी फॉर द गिवन रिएक्शन, और आंसर जो आपको देना है x अपॉन 15 की टर्म्स में। x अपॉन 15 तो x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले आप अपने लेवल पर करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने थ्योरी बताई है उसी से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा कोई थ्योरी डेप्थ में जरूरत नहीं है। मोस्ट मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकता है, जो भी मैंने आपसे करवाया था कि अगर एक्स नेग्लेक्ट नहीं हो तो क्या करना है, ये तो उससे भी आसान है। अगर किसी ने विजेता 1 कोर्स ले रखा है और 11th के कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप विजेता 1 से विजेता 2 में स्विच कर लें, फोन पर बात कर लें, विजेता 1 से आपको विजेता 2 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट जो भी फर्दर जो डिफरेंस है फी वगैरह का वो आप बात कर सकते हो, बट ये पॉसिबल है और आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अर्पित जैन का आई थिंक आंसर आया है, देखते हैं। 16th है, अब अर्पित जैन ने आंसर बताया है। यार ये बार बार कमेंट मत करो एक ही जैसे। यस, इधर से कोई और आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर। सिक्सटींथ, एक ही बार लिखो यार आंसर, इसे बार बार मत लिखो। मोस्टली 16 आ रहा है, चलिए देख लेते हैं अभी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट कुछ और भी आया है। 30th भी आया है मयंक का। हेल्पफुल माउंटेन 16, अभिनव सिंह 16, अनुष्का का 80 है, यश का 16 है, हेमंत का 16 है। हेमंत कह रहा नहीं 16 ही होगा सर, चेक करें। 30th भी है, ओके तो देख लेते हैं। 16 ही आ रहा भाई। वैसे तो ये सॉल्यूशन सामने है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। करना क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखिए जिसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इसके 1 मोल, इसके 1.5 मोल्स, और ऑलरेडी इसके कितने मोल्स है 0.5। और कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। 1 लीटर अगर वॉल्यूम है तो कह सकते हो जो मोल्स है वही कंसंट्रेशन हो जाएगी, जो मोल्स है वही कंसंट्रेशन, तो अब आप इनको कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। और हमें पता है कि अब कंसंट्रेशन ऑफ जो Z है वो 0.5 से बढ़ के कितनी हो गई 1। इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मान लेते हैं इसमें से कितने मोल्स रिएक्ट कर गए, सिंस यहाँ X है तो मैं यहाँ कुछ और लिख लेता हूँ, ठीक है, A लिख देता हूँ। 1.5 माइनस A, 0.5 प्लस A। लेकिन हमें पता है कि फाइनली Z की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, सॉरी ये यहाँ पर गलत लिखा मैंने, प्लस 2A,
राइट। और फाइनली जी की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1, इसका मतलब 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25, यहां पर भी वही चीज है 1/4। तो अब अगर हम Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो z की कंसंट्रेशन 1 का स्क्वायर, a की कंसंट्रेशन 0.75, b की कंसंट्रेशन 1.25। इसको आपको सॉल्व करना है और दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं। जी और डी किसी ने पूछा सर इज दिस बैच इज एनफ फॉर गेटिंग 100 मार्क्स इन जेई मेंस केमिस्ट्री, मतलब 100% मार्क्स। देखिए यार, फैक्ट बताऊं, केवल इतने से डिस्कशन से 100 मार्क्स आने के चांसेस नहीं, कम है। 100 मार्क्स लाने के लिए आपको जो भी कंटेंट मिलता है वो सब करना होता है, तब भी गारंटी नहीं होती कि 100 मार्क्स आ जाएंगे। और दूसरी चीज, कभी भी मार्क्स को टारगेट करके नहीं पढ़ा जाता। आप सिलेबस कवर करो, जितना कंटेंट आप कर सकते हो वो कवर करो। मार्क्स कितने आएंगे वो आप मत सोचो, 70%, 80%, 90% आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छे से और एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के ना तुम अपना, क्या बोलूं मैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Initial concentration of all the three species is 1m, then the equilibrium concentration C की क्या concentration होगी, और इसका equilibrium constant दे रखा है 100। equilibrium constant दे रखा है 100। हेमंत डोंट वरी, चिंता मत करो। अमित ने गड़बड़ कर दी इस क्वेश्चन में। अमित ने क्या गड़बड़ की, यहां मिस्टेक हो सकती, तो बी केयरफुल, ये गड़बड़ ना करो। बहुतों ने मुझे लगता है यही मिस्टेक की होगी, इसीलिए उनका आंसर 16 नहीं आया। तो नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो। और एक और चीज बता दूं, एक तो यहां पर 2a और इसका स्क्वायर करना ना भूलें। वैसे यहां पर 1 था, तो अगर कोई भूल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं 2, 3, 4 है तो यहाँ स्क्वायर करने पे भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है, तो वो ना हो, बी केयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इनमें जो थ्योरी अभी मैंने बताई ना, वही थ्योरी यूज हो रही है, उसके अलावा और कोई नई थ्योरी नहीं है इन सभी क्वेश्चंस में। थ्योरी ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे, उसी से बातें समझ में आएगी, उसी से कॉन्सेप्ट और समझ में आएंगी। जो कुछ लोग रिपीटेडली कमेंट कर रहे हैं, देखो यूट्यूब पर क्यों अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो। जब तुम्हें पता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो अपनी एनर्जी को मत वेस्ट करो यार। ज़्यादा अच्छा है कि अपनी एनर्जी इस क्वेश्चन में लगाओ। यस, अनुष्का का आंसर आ गया है इधर। और भी आंसर आया, भट्टाचार्य जी का आंसर आ गया 25। 7.5 भी आंसर आया देवेश का। अनुष्का का है 12.5, मैच नहीं हो रहा है किसी का भी आंसर। 7.5 भी है, 12.5 भी है, 25 भी है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। एक्स की वैल्यू बतानी है हमें। हेमंत का आंसर भी 12.5 ही आया है। 750 भी है, 750 भी है, 1.2 भी है।
रौनक का आंसर 1.23। आई थिंक आकर्ष नहीं, नाम में हो सकता, पूरा क्लियरली नहीं पढ़ पा रहा हूँ, काफ़ी दूर है। 750, 750 ज़्यादातर का आ रहा है, 12.5 भी आ रहा है। चलिए चेक करते हैं। आंसर इज 25। A converting A plus B converting into 2C, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 100। अच्छा बताओ एक चीज, ये केपी है या केसी है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दे रखा है ये केपी है या केसी है? कोई बताएगा जल्दी से? इज इट केपी और केसी? केसी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंस इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी ही जीरो है, डेल्टा एन जी ही जीरो है, इसीलिए ये आप इवन केसी भी बोल सकते हो, केपी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका डेल्टा एन जी जीरो है, इसीलिए इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, 100 ही है। खैर हम उसको केसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन दे रखी तो हम केसी की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर इनिशियली सभी की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 1 1। हमें क्या बताना है कि इक्विलिब्रियम पर इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द थ्री स्पीसीज इज 1 m, अब क्या होगा? 1 - x, 1 - x और 1 + 2x। तो 1 + 2x का होल स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल्स टू 100। अगेन डेटा बहुत अच्छा है, आप स्क्वायर रूट ले सकते हो इसका, तो 1 + 2x अपॉन 1 - x इक्वल्स टू 10। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लिया, प्लस ही लिया है, 1 + 2x इक्वल्स टू 10 - 10x, तो यहाँ पर 12x इक्वल्स टू 9, तो x इक्वल्स टू 3/4। x की वैल्यू पता चल गई 3/4, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C 1 + 3/2 विच इज 2.5। ये देखिए आंसर आ गया। क्यों नहीं आ रहा था भाई आंसर? और आंसर इज 25, क्योंकि हमें यहाँ 10 की पावर -1 करना है। वही चीज है, वही कर रहे हैं हम यहाँ पर, कुछ भी नया नहीं है। सी की कंसंट्रेशन, अच्छा ऐसा हो सकता है, मुझे लग रहा है बहुतों ने एक्स की वैल्यू निकाल दी शायद, ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। लेकिन 750 तो नहीं आएगा, ए की कंसंट्रेशन भी आप निकालोगे तो 3/0.25, तो 2.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब केपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जहां पर हम केपी की बात कर रहे हैं। केपी फाइंड आउट करना है, और वैसे क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं है, मैं आपको बता दूं, यहां पर एट 990 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर देयर आर इक्वल नंबर ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स एंड Cl एटम्स इन द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का डेटा दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पर जितने मोल्स Cl2 के हैं उतने ही एटम्स क्लोरीन के हैं, मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। आपको क्या बताना है? केपी की वैल्यू बतानी है, और टोटल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। केपी की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
देशभक्त, तुम्हें कुछ भी पूछना है तो जब क्लास खत्म हो रही हो तब पूछना। और बहुत छोटे छोटे कमेंट है, मैं शायद देख नहीं पाऊंगा तुम्हारा कमेंट, तो क्लास के एंड पर पूछना, तब मैं कुछ कह पाऊंगा। अभी हमारा कुछ डिस्कशन चल रहा है, उसके बीच में कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। हेमंत का आंसर आ गया भाई। बताइए। गुप्ता जी, जितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। इस टाइम पर अगर आप 3 3 घंटे किसी एक सब्जेक्ट की क्लासेस देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। आप सेल्फ स्टडी करो, आपके डाउट्स जो है वो करो। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर थ्योरी नहीं आती तो आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको थ्योरी आती तो जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना फ़ायदा मिलेगा। बताइए आंसर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का। भवानी शंकर जी का आंसर भी आ गया है, इधर से हेमंत का भी आया है। रौनक दास का आंसर भी आ गया है। तो यहां पर Cl2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस Cl, मोल्स दे नहीं रखे लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों के इक्वल मोल्स है। तो अब जब हम Kp का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो Kp के एक्सप्रेशन में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। मान लेते हैं कि इसके भी x मोल्स हैं और इसके भी x मोल्स हैं, दोनों के इक्वल मोल्स है तो दोनों के एक्सेस मोल। तो अब पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl कैसे निकाला जाता है, C के मोल्स, सॉरी क्लोरीन के मोल्स जो कि कितने x, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज 2x, इनटू टोटल प्रेशर जो कि कितना दे रखा है 1। तो यहां पर ये Cl का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, हाफ। उसी तरीके से Cl2 का पार्शियल प्रेशर भी हाफ ही आएगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम होगा क्योंकि इक्वल मोल्स है तो प्रेशर भी इक्वल होगा। लेकिन यहां पर जब आप पुट कर रहे हो तो Cl आयन का स्क्वायर है, Cl एटम्स का स्क्वायर है, और यहां पर 1/2, तो Kp की वैल्यू होगी 1/2, Kp 1/2 विच इज 0.5 मीन्स 5 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर हमारा हो गया 5। राइट, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये एक और क्वेश्चन है। अगेन यहां पर भी Kp ही फाइंड आउट करना है, यहां पर भी Kp ही फाइंड आउट करना है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो थ्योरी बताई थी वही मैंने कहा था Kc Kp। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो जेई में आते हैं वो इसी पर आते हैं, Kp और Kc। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं और मैं आपको सीरियसली बता सकता हूं हर एक क्वेश्चन जो मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, इन पर इसी तरह से जेई मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन कुछ 3 या 4 क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आप पीवाई क्यूज देख सकते हो तो पीवाई क्यूज देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी किसी ने थोड़ी देर पूछा था कि क्या इन क्लास को करने से 100% मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं देखो 100 मार्क्स की तो गारंटी नहीं देता हूँ, 100% की ये कह सकता हूं कि इन पीवाई क्यूज को करके आप करने से आपके जेई मेंस के पिछले 5 सालों के 70% पीवाई क्यूज कवर हो जाएंगे। मतलब उन 70% पीवाईक्यूज को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि जो 70% पीवाईक्यूज है उनमें यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। 70-75% तक भी जा सकते हो। देखो मैं हमेशा लोअर साइड में ही बात करता हूं, अगर मुझे लग रहा है कि 75% भी शायद हो सकता है, बट मैं गारंटीड बात कर रहा हूँ 70% पीवाईक्यूज आप चेक कर सकते हो। अगर आप 12
उठाइए आप PYQs की बुक लीजिए, आप खुद पता चल जाएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। डेटा थोड़ा इधर उधर होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, डेटा ही थोड़ा इधर उधर होगा। इवन इसी के आसपास एक क्वेश्चन आया जेई मेंस में, उसमें यहाँ टेम्परेचर 610 है, वहां से टेम्परेचर 600 है, इतना सा फर्क होता है। किसी में वैल्यू बदल दी, किसी में वॉल्यूम 1 लीटर, किसी में और कुछ हो जाता है, इससे ज्यादा चेंज नहीं आता है। इधर उधर के कमेंट ना करें यूट्यूब पर, क्यों अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो यार, है ना। ज़्यादा अच्छा है, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हो तो मीनिंगफुल एक्टिविटी करो। नहीं, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। देखो यार, अभी टाइम इस तरह से तुम बर्बाद करोगे तो आगे तुम्हें ही तकलीफ होगी। जो चल रहा है उस पर रिलेटेड बात करो। अगर सही में इंजीनियर बनना चाहते हो तो तुम ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, और तुम ऐसे ही टाइम खराब करना है तो फिर तुम आगे क्या होगा तुम जान सकते हो। हाँ रौनक दास, इसके बाद आप सारे PYQs कर सकते हो। सेलेक्टेड PYQs की जो शीट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बताइए आंसर क्या रहा है। आगरा, आंसर बताइए जल्दी से। हेमंत का आंसर आ गया है, और किसका आया है, रौनक का भी आया है, हैरी का भी आंसर आया है, और और किसी का आंसर। भाई किसी ने पूछा विजेता 2 या फुल लेंथ। देखो तुम्हारे पास टाइम कितना है, अगर टाइम 1 साल का हो तो फुल लेंथ करो, टाइम अगर 1 महीने का है तो विजेता 2 करो। 11th का बैक, तुम अगर 12th में आ चुके हो तो अब फुल लेंथ वाला कोर्स करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास 11th के लिए। 11th के जो चैप्टर्स हैं, तो 11th का जिनका भी बैकलॉग है और जो अब 12th क्लास में आ चुके हैं उन्हें विजेता 2 कोर्स ही लेना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर इज आगरा। PCl5 के 5 मोल्स हैं, आर्गन के 4 मोल्स है। ये आर्गन है के 4 मोल्स हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल प्रेशर निकाल लिया। टोटल प्रेशर के लिए नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हो गए, 9। नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हो गए, 9। ठीक है, 0.82 आर की वैल्यू, टेम्परेचर 610, वॉल्यूम 100 लीटर। तो इनिशियली टोटल प्रेशर कितना हो गया, 4.5। 4.5 में से PCl5 का भी निकाल लिया और आर्गन का भी निकाल लिया सब। आर्गन जो कि यहाँ पर क्या है, इनर्ट गैस है, उसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, उसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है, PCl5 के कितने मोल्स है, 2.5 मोल्स। PCl5 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में। जब PCl5 डिकम्पोज हो रहा है तो इसके मोल्स, इसके मोल्स कम होंगे तो इसका प्रेशर कम होगा। तो 2.5 में से इसका प्रेशर कितना कम हो गया, P। तो इसका कितना बचा, 2.5 माइनस P। तो PCl3 का भी प्रेशर P हो जाएगा, Cl2 का भी P हो जाएगा। तो अब टोटल प्रेशर क्या होगा, PCl5 का प्रेशर, PCl3 का प्रेशर, PCl यानी Cl2 का प्रेशर,
और आर्गन का प्रेशर, ये हम भूल जाते हैं, ये टोटल प्रेशर होगा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल प्रेशर अब कितना हो गया, 6 एटमॉस्फेयर। जो इनिशियली 4.5 था वो बढ़ के 6 एटमॉस्फेयर हो गया। यहां से हमें इस P की वैल्यू पता चल गई विच इज 1.5। मतलब PCl5 का जो प्रेशर 2.5 था उसमें से 1.5 कन्वर्ट हो गया। आपको अब PCl5 बताना क्या है, KP बताना है, KP ही बताना है, लेकिन प्रेशर हमें पता चल गए। आई थिंक ये सॉल्यूशन पूरा नहीं है शायद, चलिए देख लेते हैं। ये तो ओके, KP की वैल्यू आ रही, प्रेशर कितना हो गया 1.5। तो अब KP की वैल्यू क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 विच इज 1.5, Cl2 अगेन 1.5 डिवाइडेड बाय partial pressure of PCl5 which is 1, तो आंसर इज 2.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूं। ये मोस्टली केपी वाले क्वेश्चन, इनका अच्छा खासा वेटेज है। जेई मेंस में केपी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन है यार, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ कैटेगरी वाला कह सकते हो आप। और यहां पर ये जो ऑप्शन में मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ये केपी की पावर, ये इसको ऐसे समझो 3 की पावर, डी ऑप्शन 3 की पावर 3/2, केपी की पावर हाफ, पी स्क्वायर अपॉन 16, ऐसे है ये। और यहां पर जो P है बेसिकली वो P टोटल है, ये जो P है दैट इज P टोटल। और यहां पर कहा जा रहा है कि अमोनिया का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर से बहुत कम है, टोटल प्रेशर से बहुत कम है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अनुष्का, अभी देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। राजा चौधरी जी, 11th के लिए बैच आएगा जल्दी से, अप्रैल में अनाउंस हो जाएगा, अप्रैल में बैच अनाउंस होगा 11th का, डोंट वरी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये टफ क्वेश्चन है। दिल्ली, 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 आगरा, तो एक तो यहां पर क्या दे रखा है, रिएक्शन तो ये लिखी हुई है N2 प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NH3, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है Kp। लेकिन कंटेनर में हमने इनिशियली क्या डाला है, प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएटेड। प्योर अमोनिया मतलब जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं वो इसकी रिवर्स है, ट्वाइस NH3 कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस 3H2। तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1/Kp, क्योंकि रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है N2 और H2 में, और गिवन है, ये क्लियर है कि मान लेते हैं इसका प्रेशर इनिशियली कुछ, लेट से मैं इसका प्रेशर, क्योंकि P ऑलरेडी यहां पर कुछ टर्म यूज हो रही है, तो प्रेशर लेट से मैं इसका ले लेता हूं x में से 2y रिएक्ट कर गया, 2y इसका प्रेशर कम हो गया तो इसका प्रेशर हो जाएगा y, और इसका प्रेशर हो जाएगा 3y। लेकिन क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रिमेनिंग प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। इसका मतलब इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि अब कंटेनर में मेनली प्रेशर कौन लगा रहा है, N2 और H2, और ये दोनों मिलके कितना प्रेशर लगा रहे हैं, टोटल प्रेशर के बराबर, विच इज P, जो यहां पर P दे रखा है। तो N2 और H2 मिला के टोटल कितना प्रेशर लगा रहे हैं, P।
तो y प्लस 3y, ये नाइट्रोजन का प्रेशर y, H2 का प्रेशर 3y इक्वल्स टू P। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, P/4। मतलब नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हो गया, P/4। हाइड्रोजन का प्रेशर कितना हो गया, 3P/4। अमोनिया का प्रेशर, इसको अब मैं x-2y, इसको मैं कुछ और वेरिएबल लिख देता हूं, चलिए P डैश लिख देता हूं, और क्वेश्चन में आपको यही P डैश फाइंड आउट करना है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, यानी x-2y की वैल्यू निकालनी है, और उसको मैंने क्या लिख दिया, P डैश। तो अब यहां से आपको Kp का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, ये जो आप देख रहे हो उससे Kp का एक्सप्रेशन 1/Kp इक्वल्स टू N2 का पार्शियल प्रेशर विच इज P/4, H2 का पार्शियल प्रेशर P/4 इंटू हाइड्रोजन का प्रेशर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3, डिवाइडेड बाय अमोनिया का प्रेशर P डैश, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आपको P डैश के लिए इसको अरेंज करना है, यही आंसर आएगा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, दिल्ली विल बी दी करेक्ट आंसर। दिल्ली विल बी दी करेक्ट आंसर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करो, 2019 का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेरा मानना है, ठीक है। तो यहां से ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, P डैश आपको निकालना है, सॉल्व कर सकते हो, यही आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, P की पावर 4 आ गई, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो P की पावर 2, तो उसे 16 वाला फैक्टर आ जाएगा, और 3 की पावर 3 और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3 की पावर 3/2। बिल्कुल सही है, ये सॉल्यूशन भी है, शायद इससे भी आप देख सकते हो, ये एक सॉल्यूशन भी है, बट आई थिंक इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। ओके, ये अगेन यहां पर देखो, Kp और Kc का एक्सप्रेशन अल्फा की टर्म्स में भी लिखना आना चाहिए, ये अल्फा है। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, ये एक और अल्फा की टर्म्स में Kp और Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा वो आपको बताना है। हेमंत यार कुछ तो आएगा, देखो जेई मेंस में कम ही आते हैं घुमाने वाले क्वेश्चन, बट जेई एडवांस में तो आते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। वेट करें, रौनक कह रहा है सर वेट करो, बताओ बताओ जल्दी से आंसर बताओ। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। रिएक्शन दे रखी है, A कन्वर्टिंग इनटू B प्लस हाफ ऑफ C। कैलकाटा, चलिए देखते हैं, ये आ रहा क्या आंसर, नहीं यार, बॉम्बे है, चलो चेक कर लेते हैं, हो सकता है ये गलत हो। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप Kp का एक्सप्रेशन लिख रहे हो इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो इनिशियली मोल्स आप 1 ले सकते हो। अगर आप इनिशियली कुछ भी मोल्स लोगे तो वो टर्म मोल्स वाला जो फैक्टर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इनिशियली मोल्स हमने कितने ले लिए, 1 माइनस अल्फा, इसके अगर अल्फा रिएक्ट करेंगे तो इसके भी अल्फा बनेंगे, और इसके कितने बनेंगे, अल्फा/2। Kp का एक्सप्रेशन लिखना है तो वही तरीका जो अभी मैंने आपको बताया था,
ये मोल्स है तो बी के मोल्स अल्फा, सी के मोल्स अल्फा बाई 2, लेकिन इसकी पावर कितनी आ जाएगी, हाफ, डिवाइडेड बाय ए के मोल्स 1 माइनस अल्फा इनटू क्या होगा, टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इन तीनों के मोल्स का सम, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2, क्योंकि माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, हाफ, डेल्टा एन जी, बी का कोफिशिएंट प्लस सी का कोफिशिएंट माइनस ए का कोफिशिएंट। इसको अब आपको रीअरेंज करना है, तो यहां पर अल्फा की पावर कितना आ गया, अल्फा की पावर 3/2, 1/2 की पावर भी आ रहा है, उसको अभी देखते हैं, पी की पावर हाफ, डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा, और इस 2 को यहां पर ले लिया जाए तो 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ, और ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और वो ऊपर इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे ये तो अभी ठीक है, ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी, 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, अगर आपको केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो ये सी के मोल्स बी के मोल्स अपॉन 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे यहाँ पर केपी पता है तो मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, अल्फा पता है तो केपी निकाल सकता हूँ। अब उससे और क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसी रिएक्शन के लिए अब आप एम एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हो, और एम एवरेज क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। अगर मुझे एम एवरेज फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पर टोटल मोल्स जो हैं, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 प्लस अल्फा। तो यहां से अगर हमें अल्फा पता चल गया तो एम एवरेज निकाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। और एम एवरेज अगर आपको पता चल गया तो इससे आप इसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हो, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर पीएम इक्वल्स टू डीआरटी। हाँ, उसके लिए प्रेशर और टेम्परेचर पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्वेश्चन दो तरह से आते हैं, अगर मुझे केपी पता है तो डेंसिटी निकाल सकता हूं, और डेंसिटी पता है तो यहां से केपी भी निकाला जा सकता है। ये प्रोसेस मैंने आपको बताया कि प्रोसेस किस तरह से यूज होगा, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। केपी से अल्फा, अल्फा से एम एवरेज, एम एवरेज से डेंसिटी, और रिवर्स में जाना है तो डेंसिटी से एम एवरेज, एम एवरेज से अल्फा, और फिर अल्फा से केपी निकाल सकते हो, राइट। तो ये एक तरीका है, इस तरह के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, वो आपको यहां पर देखना होगा, वो मैंने बता दिया, ठीक है, ये वही पार्ट है। अब इसी में आगे थोड़ा सा ली शेटेलियर प्रिंसिपल और आ जाता है। ली शेटेलियर प्रिंसिपल, दो जेई में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए जेई मेंस में, लेकिन मैं आपको बता दूं ली शेटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं। ली शेटेलियर प्रिंसिपल जो हमें बताता है कि हाँ, अगर एक कोई केमिकल रिएक्शन है और ऑलरेडी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, ऑलरेडी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, और अगर अब आपने यहां पर प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, जल्दी से बताओ। प्रोडक्ट्स और ऐड करने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगी, और अगर लेट्स से रिमूवल ऑफ बी कर दिया, तो बताओ दोनों केसेस में, दोनों केसेस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जल्दी से बताओ। नैतिक शुक्ला जी, थैंक यू यार, मेहनत करते रहो नैतिक, और मेहनत करो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये ध्यान रखो, अपना हार्डवर्क जितना करोगे उतने ही रिजल्ट्स शानदार होंगे, और कोई तरीका नहीं होता अच्छे रिजल्ट्स ऑब्टेन करने का। अच्छा, दोनों ही बैकवर्ड,
तो देखो प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे तो भी रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड। और रिमूवल ऑफ बी, अगर मैंने बी के कुछ मोल्स निकाल लिए तो ली शेटेलियर क्या कहता है कि जो भी आप चेंज करते हो ना, सिस्टम उसको अपोज करता है। जैसे आपने कंटेनर में सी के मोल्स डाले तो सिस्टम सी के मोल्स को कम करना चाहेगा, तो वो कैसे कम करेगा? आपने सी के मोल्स डाले, क्या वो निकाल के वापस फेंक देगा? नहीं, वो तो नहीं कर सकता, डायरेक्ट पंगा नहीं लेता है वो। डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा वो, इनडायरेक्टली आपसे पंगा लेता है सिस्टम। कैसे? आपने सी के कुछ मोल्स डाले, वो रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा जिससे सी के मोल्स कम हो जाए। अब अगर आप बी के कुछ मोल्स निकाल रहे हो तो आप एक तरह से बी के मोल्स को कम करना चाहते हो, बी के मोल्स को कम करना चाहते हो, तो सिस्टम अगेन आपको अपोज करेगा। वो बी के मोल्स बढ़ाना चाहेगा। वो बी के मोल्स कैसे बढ़ाएगा? अगेन रिएक्शन को किस डायरेक्शन में लेके चला जाएगा? बैकवर्ड में। तो बी के मोल्स बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस एडिशन का मैंने बता दिया। उसके बाद एक और आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? और यहां पर मैं आपको बता दूं प्रेशर बढ़ाते कैसे हैं। तो बाय चेंजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज करके, बाय चेंज इन वॉल्यूम। देखो अगर आप ए और बी के मोल्स डालोगे तब भी प्रेशर चेंज होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं बोलते कि प्रेशर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि सी के मोल्स डाल रहे हैं, बी के मोल्स डाल रहे हैं, या ए के मोल्स डाल रहे हैं। जब आप केवल ये वर्ड बोलते हो कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं या प्रेशर कम कर रहे हैं, इसका मतलब आप ए और बी नहीं डाल रहे हो। आप प्रेशर बढ़ा कैसे रहे हो? वॉल्यूम कम करके। प्रेशर कम कैसे कर रहे हो? वॉल्यूम बढ़ा के। तो जब भी प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब कैसे कर रहे हैं? बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बताओ ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो? ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? यूट्यूब पर पीडीएफ और ये मटेरियल जो है ना, आई थिंक यूट्यूब पर शायद अवेलेबल नहीं है। बेसिकली ये कोर्स है, उसकी कुछ क्लासेस ही जो है यूट्यूब पर लाइव हुई है, सारी क्लासेस यूट्यूब पर लाइव नहीं है। वो इसलिए लाइव की है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि इस कोर्स में हम क्या करवा रहे हैं। पूरा कोर्स यूट्यूब पर नहीं है। तो ये कुछ क्लासेस हैं यूट्यूब पर जिसके थ्रू आपको एक आइडिया लगता है कि इन क्लासेस में क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाएगी? जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया तो अब सिस्टम चाहता है कि प्रेशर कम हो। सिस्टम प्रेशर को कैसे कम करेगा? तो वो गैसेस के मोल्स को कम करके। अब गैसेस के मोल्स कैसे कम करे? निकाल के बाहर तो नहीं फेंक सकता। तो ए प्लस बी अगर रिएक्ट करके सी बनाएंगे तो दो मोल्स रिएक्ट करेंगे, बनेगा केवल एक मोल, तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के केस में रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड, जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो रहे हैं। और ध्यान रखना आपने यहाँ प्रेशर बढ़ाया कैसे? वॉल्यूम कम करके। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर वॉल्यूम कम करने पर, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर, ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड में। प्रेशर बढ़ाने पर, इसको याद ऐसे रखना है, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाएगी? जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो। जिस तरफ गैसेस के मोल्स कम हो वहां ऐसा होगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सर मान लो गैसेस ही ना हो तो, जैसे कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड, अब यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन मोर डेंस सब्सटेंस की ओर जाएगी। मोर डेंस सब्सटेंस, मोर डेंस कौन सा है इन दोनों में से? ग्रेफाइट और डायमंड में। तो डायमंड जो है वो ज़्यादा डेंस है, तो प्रेशर बढ़ाने पर ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाती है। और ये आपको पता भी है, प्रेशर बढ़ाने पर ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डायमंड जो है वो ग्रेफाइट से ज़्यादा डेंस है। तो यहाँ पर रिएक्शन इस तरह से होती है, ठीक है। ये भी फॉरवर्ड में जाएगी। इसी में एक और एग्जांपल, जैसे Fe सॉलिड से Fe लिक्विड, Fe सॉलिड से Fe लिक्विड, यहाँ प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आप जब कमेंट लिखो तो नंबर्स के साथ लिखो। ये 1, ये 2, और एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, ये थर्ड। इन तीनों में आपको बताना है कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाएगी। तो 1 का तो मैंने बता दिया, प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड में जाएगी। 2 और 3 के लिए आपको बताना है
लॉजिक मैंने बता दिया, किससे डिसाइड करोगे, जो ज़्यादा डेंस है रिएक्शन उस तरफ जाएगी। तो सेकंड और थर्ड में आपको बताना है। कार्तिक के कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रिकॉर्डेड देख सकते हो। अगर बाय द वे कभी कोई डाउट हो तो अलग बात है, नहीं तो आप रिकॉर्डेड देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्तिक। ओह ओके, भवानी शंकर जी का आंसर आ गया। फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड बैकवर्ड और थर्ड फॉरवर्ड, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ग्रेफाइट और डायमंड में डायमंड ज़्यादा डेंस है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। Fe सॉलिड से Fe लिक्विड में आयरन सॉलिड ज़्यादा डेंस है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी क्योंकि सॉलिड ज़्यादा डेंस है। लेकिन इसमें स्पेशली वाटर एक एक्सेप्शन है। वाटर के केस में H2O सॉलिड यानी सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा डेंस होता है, इसीलिए ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। वाटर और बिस्मिथ ये दो ऐसे सब्सटेंस है जिनकी लिक्विड स्टेट सॉलिड से ज़्यादा डेंस होती है, इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पर ये लिक्विड में जाते हैं। इसी का मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आइस में जो स्की होती है ना, उसके पीछे कारण ही यही है। क्यों आइस में हम इजीली फिसल पाते हैं? स्की प्लेट से क्या होता है, जब आप उस स्की प्लेट पर खड़े होते हो ना तो वहाँ प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है कि जो आइस होता है वो मेल्ट कर जाता है। उसके कांटेक्ट में जो आइस होता है ना, स्की प्लेट के कांटेक्ट में जो आइस होता है वो मेल्ट कर जाता है, जिसके कारण आप ग्लाइड करने लगते हो। तो ये कॉन्सेप्ट ही है। जैसे इस फ्लोर पर नहीं कर सकते आप, आपके घर के फ्लोर पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो मेल्ट ही नहीं हो रहा, यहाँ पर जो फ्लोर है वो मेल्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है और आप वो स्की करने लगते हो। तो दिस इज अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। साथ में मैंने ये भी बता दिया इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ये दोनों चीज एक साथ हो गई। और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे डिसाइड करते हैं? अगर कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसका डेल्टा एच नेगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है। और एक्सो एंडोथर्मिक अगर कोई रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। ठीक है। तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ये आप कह सकते हो। इसके साथ में मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला भी याद रखना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू एल एन ए एफ अपॉन ए बी माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर 1/t। इस तरह के कंपैरिजन वाले बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एल एन के वर्सेज 1/t, अगर इसका कर्व प्लॉट किया है तो जो का स्लोप होगा वो माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर होगा, माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर। और अगर हम एल एन के वर्सेस 1/t का कर्व प्लॉट करते हैं तो इसका कर्व कुछ इस तरह से होगा। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। और यहीं से एक और इक्वेशन आ जाती है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। अगर किसी T1 टेम्परेचर पर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो यहाँ से हम T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। T2 टेम्परेचर पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए एंड बी, द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा टेम्परेचर चेंज करने पर, प्रेशर बढ़ाने पर। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, प्रेशर जो बढ़ाया जा रहा है वो एक और अलग तरीके से बढ़ाया जा रहा है, बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट। ये टी एंड वी ज्यादा अच्छा है कि मैं यहां पर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों लिख दूं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अंडरस्टूड है? नहीं तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखोगे तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं।
अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखोगे तो नहीं प्रेशर बढ़ेगा। तो अंडरस्टूड है, बट मैंने और उसको क्लियर कर दिया और क्लियर कर दिया। अब आपको बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर ध्यान रखना, मैंने जो प्रेशर पहले डिस्कस किया था वहां वॉल्यूम चेंज करके किया था। ये प्रेशर जो हम बढ़ा रहे हैं वो अलग तरीके से बढ़ा रहे हैं। इनर्ट गैस वाला केस अलग है, वॉल्यूम वाला केस अलग है। और टेम्परेचर ध्यान रखना यहां पर डिक्रीज कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाते तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती, तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब किसको फॉलो करेंगे? रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट्स को। और बी पार्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये मैंने अभी नहीं बताया था लेकिन आपको बता दूं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप कभी भी किसी कंटेनर में कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, हैज नो इफेक्ट। ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा, ना इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। तो यहां पर नो इफेक्ट, नो चेंज। हाँ, लेकिन यही अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करोगे तो चेंज होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करोगे तो चेंज होगा। तो आंसर इज बी। ये इनर्ट गैस वाला पार्ट अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, इनर्ट गैस वाला। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एक और क्वेश्चन है, मोर देन वन इक्विलिब्रियम वाला केस। मोर देन वन, यहां पर ए और डी दोनों सॉलिड है, ये गैसेज है, लेकिन दोनों रिएक्शन में सी कॉमन है। यहां पर भी सी प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर भी सी प्रोड्यूस हो रहा है। आपको ये बताना है कि टोटल प्रेशर व्हेन बोथ दी सॉलिड्स डिसोसिएट साइमल्टेनियसली इज, यानी कंटेनर में ये दोनों सॉलिड्स डाल दिए, तो अब बताइए कंटेनर का टोटल प्रेशर क्या होगा। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखा है, इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गिवन हैं। दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है। रितिका जी, मैं आपको बता दूं ये बहुत परमानेंट क्लासेस नहीं है। ये मैंने आपको जैसे बताया है कि कोर्स पूरा चल रहा है, उसके कुछ क्लासेस लाइव है, सारी क्लासेस लाइव नहीं है। तो ये कोई यूट्यूब पर कितनी क्लासेस होगी ये कोई कंफर्म नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस। ओके, मैंने आपसे 11th में पढ़ रखा है, ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, नाम पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, थैंक यू। दिल्ली भी आंसर आ रहा है, बॉम्बे भी आंसर आ रहा है, ट्रिपल ए का बॉम्बे है। हेमंत का आंसर बताओ, अनुष्का अपना आंसर बताओ। प्रदीप शुक्ला जी का कहना है बॉम्बे, नहीं दिल्ली। तो यहाँ पर यस, बिल्कुल मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, ए, इनसे बी और सी बन रहे हैं, मान लेते हैं कि ये डिकम्पोज हो रहा है, जिससे बी का प्रेशर कितना हो गया P1, सी का प्रेशर भी कितना हो गया P1।
ये डीबी डिकम्पोज होगा, इस ये मान लो इतना डिकम्पोज हो रहा है कि इससे कितना प्रेशर आ रहा है P2 और इसका भी P2, लेकिन दोनों में C कॉमन है तो C जो है फर्स्ट रिएक्शन से कितना प्रोड्यूस हुआ P1, सेकंड रिएक्शन से कितना प्रोड्यूस हुआ P2, तो कंटेनर में अब C का जो प्रेशर होगा वो P1 प्लस P2 होगा। तो जो आप एक्सप्रेशन लिखते हो KP1, ये क्या होता है, कंटेनर में B का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय कंटेनर में C का प्रेशर। अब वो B कहां से आ रहा है, C कहां से आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बाहर से भी B और C ऐड कर रहा हूं तो वो यहां पर लिखा जाएगा। अगर मान लो बाहर से मैंने बी के 5 मोल और डाल दिए जिससे बी का प्रेशर हो गया 10 एटमॉस्फेयर, तो वो P1 प्लस 10 होगा। तो यहां पर बी का प्रेशर कितना है P1, सी का प्रेशर कितना है P1 प्लस P2। उसी तरह से जब आप Kp2 का एक्सप्रेशन लिखोगे तो Kp2 का एक्सप्रेशन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ई। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या है P1 प्लस P2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ई क्या है P2। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर आ जाता है Kp1 प्लस Kp2, Kp2 Kp1 विच इज x प्लस y। तो यहां से आपको P1 प्लस P2 की वैल्यू पता चल जाएगी, x प्लस वाई का स्क्वायर रूट, और उसी तरह टोटल प्रेशर आपको निकालना होगा, तो सभी के प्रेशर को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज बॉम्बे। और ये एक और लास्ट क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन केवल यूनिट्स पर बेस्ड है, यूनिट्स के अकॉर्डिंग बताना है। Kp अपॉन Kc का डेटा दे रखा है, ये तीन अलग अलग रिएक्शन है, तीन अलग अलग रिएक्शन है, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, और यहां पर हमें इनका Kp अपॉन Kc का रेशियो दे रखा है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो केवल यूनिट्स देख के आप डिसाइड कर सकते हो, वैल्यूज से मतलब नहीं है। Kp अपॉन Kc क्या होगा, RT की पावर डेल्टा एन जी, राइट। और यहां पर अगर हम देखें तो R की यूनिट्स जो है एटमॉस्फेयर, लीटर, क्योंकि इसी में दे रखी है, लीटर बोलो या डेसीमीटर बोलो एक ही बात है, लीटर और डेसीमीटर ये एक ही बात है, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर मैं डेसीमीटर क्यूब लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय मोल, क्योंकि टेम्परेचर वाली टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गई, ये डेल्टा एन जी। अब फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो इसका डेल्टा एन जी तो जीरो है, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए Kp Kc बराबर है, तो ये वाला तो ऑप्शन ही गया, Kp Kc बराबर होना चाहिए, बी सी डी होना चाहिए। अब बाकी रिएक्शंस के लिए आपको देखना, तो इसका डेल्टा एन जी 1, इसका डेल्टा एन जी 1, तो एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब कहां पर आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब कौन से ऑप्शन में आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बी ऑप्शन भी गया, बी ऑप्शन में ये माइनस आ रहा है, ये भी गया, लेकिन अभी भी ये ऑप्शन है एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अब आपको थर्ड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, उसमें -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर की पावर -2, डेसीमीटर की पावर -6, यानी दिल्ली आंसर, दिल्ली विल बी दी आंसर। ये वैल्यूज पुट करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। अब आप जेई मेंस के पीवाईक्यूज करोगे, मैं गारंटी के साथ किससे कहता हूँ कि अराउंड 70-75% पीवाईक्यूज आपके हो जाएंगे।
उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट अगर इतना आता है तो 70-75% क्वेश्चंस करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मैंने उतनी ही थ्योरी बताई है जितनी ज़रूरत है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, कम टाइम है, तो इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको उतनी ही थ्योरी बताई है। इन क्वेश्चंस को करिए। इन्हीं क्वेश्चंस को करने के बाद आप जेई मेंस के केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज उठा लीजिए और उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। इन क्वेश्चंस को देखिए और फिर उन क्वेश्चंस को करिए। डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं, अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, पहले एक नहीं तो एक बार इन क्वेश्चंस को फिर से कर लेना, फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। राइट, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो वैसे होगा वो होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। तो जितने भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस कोर्स में हैं उनके लिए मैं बता दूं, आयनिक इक्विलिब्रियम हम करेंगे और इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, वही डीपीपी की फॉर्म में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री का भी हमारा डिस्कशन ड्यू है, तो थर्मोकेमिस्ट्री का डिस्कशन और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट करेंगे। राइट, क्लियर? तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।